दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ सभी राजनीतिक दलों की बैठक चल रही थी। इस वक्त वो खत्म हो चुकी है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने ट्वीट करके कहा है कि सर्वदलीय बैठक में हर मुद्दे पर चर्चा हुई है। उन्होंने बताया अस्पताल में बिस्तर, एम्बुलेंस, संक्रमण की जांच पर बैठक में बात हुई है और कई महत्वपूर्ण सुझाव भी मिले हैं। अस्पताल में बिस्तर को लेकर के, एम्बुलेंस को लेकर के, संक्रमण की जांच को लेकर के तमाम मुद्दों पर बात हुई है। अनिल बैजल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। सर्वदलीय बैठक हुई है जो कि इस वक्त खत्म हो चुकी है। पूजा मक्कड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, क्या कुछ इस बैठक में हुआ है? क्योंकि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बैठक में नहीं थे। अब वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। अब उनकी कोरोना रिपोर्ट तो हालांकि पॉजिटिव आई है, लेकिन अनिल बैजल उपराज्यपाल ने जो बैठक बुलाई थी उसके बाद क्या कुछ स्टेप्स लिए गए? क्या शेयर किया? देखिए, बहुत सारी चीजें थी जिनको लेकर चर्चा हुई है। सबसे पहली बात ये थी कि कल से जिस तरह से राजनीति हो रही थी उसको लेकर तीनों पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई और उसमें ये समझने की कोशिश की गई कि दिल्ली में इस वक्त वाकई कोरोना को लेकर जो स्थिति है वो एक दूसरे के दावों के बीच में असलियत में कितनी है। दूसरी इस बात को लेकर भी चर्चा हुई बैठक में कि बेड्स को किस तरह से बढ़ाया जाए। सुझाव दिए गए पार्टी की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से भी। मनीष सिसोदिया रहे इस बैठक में, तो ये भी एक सुझाव आया कि प्राइवेट अस्पतालों में से कुछ अस्पतालों को पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल घोषित करने की जरूरत है। हालांकि तेजी से प्राइवेट अस्पतालों की तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन उसमें इलाज का खर्च बहुत महंगा है। तो क्या उसे कम किया जा सकता है? क्या किसी तरह से लोगों के लिए कोरोना का इलाज का खर्च थोड़ा सस्ता किया जा सकता है? इसको लेकर हालांकि चर्चा तो हुई, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट निकलकर अभी तक नहीं आया है। सरकारी अस्पतालों में जो बेड्स खाली हैं उनका आने वाले समय में किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, किस आधार पर किस मरीज को बेड एलोकेट किया जाएगा, इस पर भी चर्चा हुई। और खासतौर पर चर्चा इस बात पर हुई कि इस वक्त राजनीति नहीं, आपसी सहयोग की जरूरत है। इसलिए अलग अलग राज्यों के नियम कानून में ना उलझा जाए। और कल जिस तरह से एलजी ने पलटा दिल्ली सरकार के फैसले को, वो भी छाया रहा इस मीटिंग में। जाहिर सी बात है, और यही सवाल हमने मनीष सिसोदिया से भी किया था। कुछ ही क्षण पहले हमारे साथ मौजूद थे और उनका यह कहना था कि नहीं, हम आपसी बातचीत से ही जो है इस समस्या को हल करेंगे अगर यहाँ पर कहीं दोनों में किसी तरीके से कोई मतभेद सामने आते हैं। आज आपने कहा मनीष सिसोदिया थे, अरविंद केजरीवाल जिनका कोरोना टेस्ट हुआ था उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, तो वो भी मुझे लगता है एक दिन में दोबारा जो है कामकाज पर लौटेंगे। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को बदला जिसमें दिल्ली के अस्पताल में सिर्फ दिल्ली वालों के इलाज की बात कही गई थी। उपराज्यपाल के इस फैसले पर जी न्यूज से खास बातचीत में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह वक्त राजनीति का नहीं है, हम हर फैसले को लागू करेंगे। देखिए, सियासत करना तो इसमें हमारा कोई मकसद ही नहीं था। हमारा कंसर्न है कि आने वाले समय में अगर दिल्ली में इतने केसेस बढ़ते हैं जितना एंटिसिपेट किया जा रहा है, जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटा पड़ सकता है। आज हमने देखा है दुनिया भर में जिस तरह की त्रासदी आई है, दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं कम पड़ गया, छोटा पड़ गया। वैसे में दिल्ली में जिस तरह के केसेस, नंबर ऑफ केसेस एंटिसिपेट किए जा रहे हैं, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा पड़ गया तो फिर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट गड़बड़ाएगा। उसी मैनेजमेंट के तहत हमने कुछ डिसीजन लिए थे। अब हमारी कोशिश थी कि इसको लेके एलजी साहब तैयार हों। नहीं है तो अब हमको लड़ना नहीं है, हमें सियासत में समय एक सेकंड भी नहीं गंवाना है। हमें तो इस बात में गंवाना है कि एक एक आदमी की जान कीमती है, लोगों की जान कैसे बचाई जाएगी। तो अब आज सारे प्रोजेक्शंस हमने देखे हैं कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमारे सामने रखे, भारत सरकार के एक्सपर्ट्स भी उसमें थे, तो सबके साथ खुल के चर्चा हुई है। और हम चाहेंगे कि जितने लोगों की दिल्ली सरकार की ओर से सेवा हो सके, देश भर के लोगों की हो सके, दिल्ली के लोगों की हो सके, हम पूरी कोशिश करेंगे सबकी हो सके। पूजा, बहुत अच्छे से जानती हैं आप दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को, दिल्ली के ये इस पूरी बहस को। अब तक तर्क ये था कि अभी तो दिल्ली वालों के लिए बेड्स पर्याप्त नहीं है, दिल्ली में ही आइसोलेशन पे लोग घर पर भेजे जा रहे हैं, बाहर भी अगर से लोग आ जाएंगे। तर्क ये था मनीष सिसोदिया का कि 5 लाख 6 लाख तक 31 जुलाई तक ये स्थिति पहुंच जाएगी, 80,000 बेड चाहिए होंगे, कहां से लेकर के आएंगे? तो ऐसा तो नहीं है कि उस स्थिति कहीं हम उस स्थिति की तरफ आगे ना बढ़ रहे हो कि दिल्ली ना दिल्ली वालों की रहे ना कहीं बाहर वालों की, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट ठीक से किया जा रहा है? देखिए सचिन, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। इस वक्त मैं सरिता विहार में हूँ, अपोलो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ। और ये हॉस्पिटल अगर नोएडा से दूरी लगाएं, जो कि यूपी में पड़ता है, वहां से मुश्किल से
10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है और नोएडा के पास पड़ने वाला कई सेक्टर्स के लिए ये सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कोरोना का इलाज कर रहा है। तो क्या ऐसे में सिर्फ इसलिए नोएडा का मरीज दिल्ली में आकर इलाज नहीं कराए कि उसकी सीमा बदल जाती है, उसकी राजधानी बदल जाती है? डॉक्टर्स का भी ये कहना था कि हम पहले मरीज को देखें या उसके कागजात देखकर ये वेरीफाई करें कि वो कौन से शहर से आया है। इलाज का हक हर व्यक्ति को, चाहे वो दिल्ली का हो, मुंबई का हो, किसी भी शहर का हो, हर शहर के अस्पताल में होना चाहिए था और इसी को लेकर लगातार विरोध हो रहा था जब से दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया। जहां तक बात है बेड्स बढ़ाने की, तो अभी भी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं जिनको धीरे धीरे करके अगर बढ़ा दिया जाए तो वो कोरोना का इलाज करने में सक्षम है, क्योंकि इसके इलाज में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वेंटिलेटर वाले बेड्स की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन वाले बेड्स की जरूरत पड़ेगी, उसको सुनिश्चित करना है। उसके लिए कुछ और अस्पताल बढ़ाकर ईयर मार्क किए जा सकते हैं, उनको अलग किया जा सकता है कि ये सिर्फ कोरोना का इलाज करेंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आ रही है कि दिल्ली सरकार जिस तरह के फैसले ले रही है कि टेस्टिंग मत कीजिए, लक्षणों के लिए इतना टाइट क्राइटेरिया कर दिया कि अगर किसी को कोरोना के लक्षण है तो उसका टेस्ट तब तक नहीं होगा जब तक उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ना हो। ऐसे में वो मरीज संक्रमण लेकर फैलता रहे और इधर उधर घूमता रहे, ये भी एक दिक्कत है। तो इन सब चीजों को समाधान करने की जरूरत थी, जिस पर शायद ध्यान नहीं दिया गया। उम्मीद है कि आज की मीटिंग के बाद ये सब फैसले भी इन पर पुनर्विचार होगा। उम्मीद करते हैं दिल्ली अगला मुंबई ना बने, दिल्ली अगला न्यूयॉर्क ना बने, दिल्ली में जो है चीजें कंटेन कर ली जाए। एक तो बहुत ये सब जानते हैं, जो लगातार कहा जा रहा है कि टेस्टिंग जो है वो मैस होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा होनी चाहिए। इसको लेकर के आगे संक्रमण ना फैले, टेस्टिंग ज्यादा हो, ज्यादा पता लगाया जा सके कि संक्रमण किस स्तर तक पहुंचा है। इसको लेकर के क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? आपकी बात हुई हो किसी से? देखिए, कल तक जो गाइडलाइंस थी, चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से रही हूं, उसमें ये लिखा था कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम है, यानी खांसी, जुकाम, बुखार है, तो उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होनी जरूरी है, उसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री होना जरूरी है। अब आप बताइए सचिन कि जो देश लॉकडाउन में चल रहा था उसमें किसी व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं हो सकती, बहुत से लोग उस क्राइटेरिया को मीट नहीं करेंगे। और दूसरी बात जो आज सुबह सत्येंद्र जैन ने खुद कही कि बहुत सारे लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ही संभव नहीं हो रही, ये नहीं पता चल रहा कि उसको कोरोना कहाँ से हुआ, तो वो आपको कैसे बताएगा कि वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में था या नहीं, जब सरकार भी वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं कर पा रही। ऐसे में ये गाइडलाइन सबसे बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं एक आदमी जो चाहता है कि मैं संक्रमण ना फैलाऊं, मैं किसी के संपर्क में ना जाऊं, मैं पहले उस चीज को पहचान लूं ताकि मेरे परिवार और बाकी लोगों तक ये चीज ना पहुंचे, उसके लिए तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, ये कहना कि एक हिंड्रेंस थी और इसका जो है हम ये कह सकते हैं इसका सुझाव जो है बहुत जल्द आना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल में डिजिटल रैली की। अमित शाह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से घबराकर ममता बनर्जी राज्य में आयुष्मान योजना और किसान सम्मान योजना लागू नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने यह भी कहा कि पहले पश्चिम बंगाल में रविंद्र संगीत गूंजता था, अब उनकी जगह बम धमाके हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। इन चुनावों को देखते हुए अमित शाह की आज की डिजिटल रैली बेहद महत्वपूर्ण की जा सकती है। पूरे देश भर के अंदर जब लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई, लोकतंत्र ने अपनी जड़ें जमाई, एकमात्र बंगाल ऐसा राज्य है जहां आज भी राजनीतिक हिंसा का कारोबार चल रहा है, राजनीतिक हिंसा की बोलबाल चल रही है और राजनीति के अंदर हिंसा का प्राधान्य हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए। हमने आह्वान किया था बंगाल की जनता को कि आप मोदी जी के हाथ मजबूत करिए, मोदी जी के साथ जुड़िए, मोदी जी के साथ महान भारत बनाने के एक अभियान के अंदर साथ दीजिए। और मुझे बहुत आनंद है, बहुत विशेष आनंद है कि बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की ये अपील को स्वीकार करते हुए 42 में से 18 सीटें देकर मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाया। अब आपको सीधा लिए चलते हैं मुंबई। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,